Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. कल्पना कीजिए साल 1932। मतलब उस दौर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्यजीव संरक्षण जैसा कोई शब्द आम लोगों की समझ में भी नहीं था। बिल्कुल। उस वक्त तो जंगलों को बस लकड़ी काटने या शिकार करने की जगह ही माना जाता था। हाँ, लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे झारखंड के घने जंगलों में एक बहुत ही अद्भुत और दूरदर्शी काम हो रहा था। दुनिया की सबसे पहली बाघ गणना, मतलब टाइगर सेंसस। जी, और ये तथ्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि देखिए आज हमारे पास बाघों को गिनने के लिए जीपीएस है, कैमरा ट्रैप्स हैं, सैटेलाइट डेटा है। तकनीक की कोई कमी नहीं है आज। सही कहा। लेकिन 90 साल पहले जब ये सुविधाएं नहीं थीं, तब भी उस क्षेत्र में प्रकृति को सहेजने और उसकी वैज्ञानिक समझ विकसित करने की एक बहुत गंभीर कोशिश हो रही थी। पगमार्क यानी बाघों के पैरों के निशानों को देखकर उनकी गिनती करना उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम था। बिल्कुल, और यही ऐतिहासिक कदम हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज हमारे सामने झारखंड राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण के आधिकारिक दस्तावेजों और आंकड़ों का एक पूरा खजाना है। जी, और इन दस्तावेजों को पढ़ना एक बहुत ही अलग अनुभव है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि कुछ पेड़ लगा दिए और जानवरों को शिकारियों से बचा लिया। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक भावुक मुद्दा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि वन्य जीव संरक्षण एक बेहद जटिल वैज्ञानिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। बिल्कुल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झारखंड अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.63% हिस्से में, जो कि राज्य के संरक्षित वन क्षेत्र का सिर्फ 9% है, एक इतने विशाल और ऐतिहासिक इकोसिस्टम को संभाल रहा है। 2.63%, मतलब सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस तरह से इसे प्रबंधित किया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि इस काम के लिए बाकायदा 10 साल की वन्यजीव प्रबंधन योजना लागू की गई है। और सबसे बड़ी बात, झारखंड में एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। और पता है, इसके पदेन अध्यक्ष खुद राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जंगल और जानवर विकास के एजेंडे में सबसे नीचे नहीं है। ये मुद्दा सीधे राज्य के सर्वोच्च स्तर से नियंत्रित हो रहा है। एकदम सही बात है। देखिए, जब मुख्यमंत्री खुद ऐसी संस्था की कमान संभालते हैं तो प्रशासन के हर स्तर पर यह संदेश जाता है कि संरक्षण नीतियों को लागू करने में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच है। जी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो जमीन पर काम करने वाले वन अधिकारियों को ताकत देता है। तो चलिए इस प्रशासनिक ढांचे की फाइलों से निकलकर सीधे जमीन पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहां दुनिया की पहली बाघ गणना हुई थी, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसका ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व बहुत गहरा है। दस्तावेजों के अनुसार लातेहार जिले में लगभग 226 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान की आधिकारिक स्थापना 10 सितंबर 1986 को हुई थी। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया, संरक्षण के मामले में इसकी जड़ें 1932 तक जाती हैं। अगर मैं आज की भाषा में इसे कहूँ तो बेतला नेशनल पार्क वन्यजीव इतिहास का एक ग्लोबल वीआईपी लाउंज है। ग्लोबल वीआईपी लाउंज, ये काफी दिलचस्प नाम दिया आपने। हाँ, क्योंकि इसने 1932 में ही बाघों की गिनती का वो ट्रेंड सेट कर दिया था जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। ये वीआईपी लाउंज वाला उदाहरण बहुत सटीक है, क्योंकि बेतला सिर्फ बाघ गणना तक सीमित नहीं रहा। अच्छा। जी, जब भारत सरकार ने देश भर में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, बाघों के इन सिटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण की सबसे बड़ी पहल थी वो। तो उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। बेतला हमेशा से संरक्षण के नए प्रयोगों का केंद्र रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि बेतला किसी जगह का नाम होगा। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन दस्तावेजों को देखने पर एक शानदार तथ्य मिलता है कि बेतला यानी BETLA दरअसल एक अंग्रेजी एक्रोनिम है। बिल्कुल। इसका पूरा नाम है B से बाइसन,
ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी बताइए। ये एक्सिस क्या है? ये तो किसी वैज्ञानिक फॉर्मूला जैसा लग रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत वैज्ञानिक संदर्भ है। एक्सिस चीतल यानी जो स्पॉटेड डियर होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। अरे वाह! हाँ, बेतला का ये नामकरण कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का परिचायक है कि ये पार्क सिर्फ बाघों या हाथियों जैसे बड़े और आकर्षक जानवरों के लिए नहीं है। मतलब सबको महत्व दिया गया है। बिल्कुल, इसमें शिकार और शिकारी दोनों को बराबर का सम्मान दिया गया है। चीतल जैसे शाकाहारी जीव के बिना बाघ का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, सही कहा। नाम में ही पूरे फूड चेन और इस जंगल की विशाल जैव विविधता को समेट लिया गया है। ये बहुत ही अद्भुत है, मतलब नाम में ही पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। अब चूंकि हमने प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र किया है और बेतला में बाघों की इतनी चर्चा हुई है, तो हमारी ये चर्चा स्वाभाविक रूप से राज्य के एकमात्र टाइगर रिजर्व की ओर जाती है, पलामू टाइगर अरण्य यानी पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व असल में बेतला के ही विस्तृत संरक्षण विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही नवंबर 1973 में हुई थी। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये 1130 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इस एक रिजर्व में 47 स्तनपायी यानी मैमल्स, 174 पक्षियों की प्रजातियां और 970 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जी, बहुत बड़ी विविधता है यहाँ। इसके साथ ही दस्तावेजों में ये खास तौर पर लिखा है कि यहाँ 1972 के वन्य जीव अधिनियम की अनुसूची 1 की 16 प्रजातियां मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वालों को ये समझाएं कि कागजों पर लिखे इस अनुसूची 1 का जमीन पर एक जानवर की जिंदगी के लिए आखिर क्या मतलब होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अनुसूची 1 कोई सामान्य सूची नहीं है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो प्रजातियां इस अनुसूची में शामिल होती हैं, उन्हें कानूनन देश की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है। मतलब सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि इन 16 प्रजातियों के शिकार या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर सबसे कड़ी सजा का प्रावधान है। बिल्कुल वैसी ही सजा जैसे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने पर मिलती है। बाप रे। जी। पलामू टाइगर रिजर्व का प्रशासन इन जीवों के लिए एंटी पोचिंग कैंप्स, 24 घंटे की गश्त और विशेष सुरक्षा बलों की व्यवस्था करता है। ये अनुसूची इन जीवों के लिए सच में जीवनदान है। मतलब ये सबसे कड़ी कानूनी ढाल है। और बाघों की सुरक्षा का मतलब सिर्फ उन्हें एक जंगल में बंद कर देना नहीं है। बाघों को अपनी टेरिटरी यानी अपना इलाका बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। बिल्कुल, वो एक जगह टिक कर नहीं रहते। दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाघ कॉरिडोर का जिक्र है, गुरु घासीदास पलामू लावालोंग कॉरिडोर, जो झारखंड से शुरू होकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। बाघों के संरक्षण में कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाघ एक ही जंगल में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। युवा बाघों को शिकार खोजने और अपना परिवार शुरू करने के लिए नए इलाकों की तलाश करनी पड़ती है। अगर हम जंगलों के बीच में सड़कें या शहर बना देंगे तो बाघ एक छोटे से इलाके में कैद हो जाएंगे और फिर आपस में ही टकराव होगा। जी, और इससे इन ब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कमजोर होती है। ये कॉरिडोर झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों को एक पुल की तरह जोड़ता है, जिससे बाघों का प्राकृतिक प्रवास बिना किसी मानवीय टकराव के सुरक्षित रूप से हो पाता है। समझ गए। लेकिन इन दस्तावेजों में एक ऐसा तथ्य भी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, बल्कि कहूँ तो थोड़ा असमंजस में डाल दिया। ऐसा क्या था? यहाँ लिखा है कि पूरे देश में सर्वाधिक डार्क नाइट पलामू में दर्ज की गई है और इस वजह से इसे एक एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। डार्क नाइट बनाए जा रहे हैं ताकि इंसान उनके रास्ते में ना आए। सही बात है। और दूसरी तरफ हम वहाँ तारों की फोटो खींचने के लिए टूरिस्ट को बुलाने का प्लान बना रहे हैं। क्या ये एस्ट्रो टूरिज्म उन बाघों के शांतिपूर्ण जीवन में खलल नहीं डालेगा? आपकी ये चिंता बहुत स्वाभाविक है और पहली नजर में ये एक विरोधाभासी लगता है, लेकिन डार्क नाइट के पीछे के विज्ञान को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। विज्ञान?
कैसा विज्ञान? देखिए, डार्क नाइट का असल मतलब है आसमान में प्रकाश प्रदूषण या लाइट पॉल्यूशन का पूरी तरह से शून्य होना। आज के समय में जब हमारे शहर रात में भी दिन जैसे चमकते हैं और ये रोशनी मीलों दूर तक फैलती है, पलामू का आसमान एकदम काला रहता है। शहरों में तो तारे दिखते ही नहीं है। बिल्कुल। ये डार्क नाइट इस बात का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक सर्टिफिकेट है कि ये जंगल इंसानी दखल, शहरीकरण और कृत्रिम रोशनी से कितना अछूता और सुरक्षित है। अच्छा, तो मतलब ये डार्क नाइट असल में इस जंगल की शुद्धता का सबूत है। एकदम सही। और जहां तक एस्ट्रोफोटोग्राफी से बाघों के परेशान होने का सवाल है, तो इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से मैनेज किया जाता है। वो कैसे? देखिए, एस्ट्रो टूरिज्म कोई शोरगुल वाला पर्यटन नहीं है। इसमें भारी मशीनों या तेज आवाज वाले डीजे की जरूरत नहीं होती। लोग शांति से टेलीस्कोप लगाकर आसमान देखते हैं। हाँ, ये तो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गतिविधियां जंगल के उस कोर जोन में नहीं होती जहां बाघ रहते हैं, बल्कि ये बफर जोन या जंगल के बाहरी किनारों पर होती हैं। ये इको टूरिज्म का एक बहुत ही शांत रूप है जो वन्य जीवों को डिस्टर्ब किए बिना स्थानीय समुदायों के लिए आय का साधन बन सकता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। तो बाघों और उनके इन विशाल कॉरिडोर्स को समझने के बाद अब बात करते हैं झारखंड के दूसरे सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित निवासी की, हाथियों की। जी। और इसके साथ ही हम राज्य के 11 अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की विविधता पर भी नजर डालेंगे। झारखंड की भौगोलिक संरचना हाथियों के लिए एकदम अनुकूल है। अगर हम बड़े अभयारण्यों की बात करें तो पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो 753 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद चतरा जिले का लावालोंग अभयारण्य 211 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे और हजारीबाग अभयारण्य 186 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर आता है। लेकिन दस्तावेजों में हाथियों के लिए जो ऐतिहासिक कदम दर्ज हैं, वो किसी भी संरक्षण मॉडल के लिए मिसाल हैं। बिल्कुल। 1992 में पूर्वी सिंहभूम के दालमा वन्यजीव अभयारण्य में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी और उसके कुछ सालों बाद 26 सितंबर 2001 को एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ। जी, देश का पहला गज आरक्ष। हाँ, सिंहभूम क्षेत्र में देश का पहला गज आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया। और यहाँ आपको इस एलिफेंट रिजर्व के आकार पर ध्यान देना चाहिए। यह 13,440 वर्ग किलोमीटर के एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र में फैला है। बाप रे! यह केवल एक जिला नहीं, बल्कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों को कवर करता है। 13,440 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये हाथियों के लिए किसी एक घर जैसा नहीं है, बल्कि उनके लिए एक मेगा सिटी जैसा है। मेगा सिटी, हाँ, बिल्कुल सही तुलना है। एक विशाल महानगर जहां वे बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। लेकिन उन्हें इतने बड़े मेगा सिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, हाथियों का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अलग होता है। एक अकेला हाथी एक दिन में सैकड़ों किलो चारा खाता है और उसे भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। अगर हाथियों का झुंड एक ही छोटे से जंगल में लंबे समय तक रुक जाए तो वो उस पूरे जंगल की वनस्पतियों को खत्म कर देंगे। इसलिए प्रकृति ने उन्हें हमेशा चलते रहने यानी माइग्रेट करने के लिए बनाया है। अच्छा, तो उन्हें लगातार घूमना होता है। जी, 13,440 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका उन्हें वो जरूरी स्पेस देता है ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अगर उन्हें ये स्पेस नहीं मिलेगा तो वे भोजन की तलाश में किसानों के खेतों और गांवों में घुसेंगे और फिर इंसान और जानवर का आमना सामना होगा। बिल्कुल। और यहीं से मानव हाथी संघर्ष शुरू होता है। ये मेगा सिटी असल में इंसानों और हाथियों दोनों को सुरक्षित रखने का तरीका है। ये व्याख्या बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है, लेकिन झारखंड का संरक्षण मॉडल सिर्फ इन विशाल मेगा सिटीज तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में कुछ बहुत ही छोटे लेकिन अत्यधिक विशेषीकृत अभयारण्यों का भी जिक्र है। जी, स्पेशलाइज्ड सेंचुरीज, जैसे लातेहार का महुआडांड अभयारण्य जो खास तौर पर विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के लिए बनाया गया है, या फिर साहिबगंज का उधवा झील पक्षी विहार जो साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद के तोपचाची अभयारण्य के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। बिल्कुल। और इनके अलावा गौतम बुद्ध अभयारण्य, पारसनाथ और पालकोट जैसे कुल 11 अभयारण्यों की सूची है। इन छोटे अभयारण्यों का विज्ञान बिल्कुल अलग है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हाथियों के लिए तो हमने एक 13,000 वर्ग किलोमीटर की मेगा सिटी बना दी, लेकिन भेड़ियों और प्रवासी पक्षियों के लिए ये अभयारण्य किसी शानदार बुटीक होटल्स की तरह काम करते हैं। बुटीक होटल्स,
क्या बात है। हाँ, मतलब ये आकार में छोटे हैं, लेकिन किसी एक खास प्रजाति की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज्ड हैं। यही संरक्षण का असली सिद्धांत है। हर प्रजाति की जरूरतें अलग होती हैं। साइबेरिया से उड़कर आने वाले पक्षी को मीलों फैले जंगल की जरूरत नहीं है। उसे बस एक सुरक्षित और साफ पानी वाली झील और उसके आसपास का दलदली इलाका चाहिए। वेटलैंड चाहिए उसे। जी। वहीं एक भेड़िए को शिकार के लिए घास के मैदान और छिपने के लिए गुफाएं चाहिए। झारखंड का ये मॉडल दिखाता है कि वे एक ही नियम हर जानवर पर थोपने के बजाय प्रजातियों की जरूरत के हिसाब से उनका घर डिजाइन कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी बात की वो जंगलों की प्राकृतिक दुनिया यानी इन सीटू संरक्षण के बारे में थी, जहां जानवर अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा हमें इस प्राकृतिक दुनिया से बाहर मानव नियंत्रित वातावरण यानी एक्स सीटू संरक्षण की ओर ले जाता है। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जंगलों पर बढ़ता दबाव हमें मजबूर करता है कि हम प्रजातियों को बचाने के लिए कुछ कृत्रिम लेकिन सुरक्षित विकल्प भी तैयार रखें। दस्तावेजों में बिरसा भगवान जैविक उद्यान का प्रमुखता से जिक्र है। यह रांची के पास ओरमांझी में सुपोही नदी के तट पर 1994 में स्थापित हुआ था। जी। 2013 में इसे मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया। ये जानकर अच्छा लगा कि यह देश का चौथा चिड़ियाघर है जिसकी अपनी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है। 2017 में यहाँ देश के सबसे बड़े मछली घर यानी एक्वेरियम का शिलान्यास भी हुआ और इसी उद्यान के अंदर एक बटरफ्लाई पार्क भी स्थित है। इसके अलावा खूंटी में बिरसा मृग विहार है जो विशेष रूप से सांभर और चीतल के प्रजनन के लिए बनाया गया है। देखिए, इन जैविक उद्यानों का उद्देश्य सिर्फ वीकेंड पर लोगों के मनोरंजन के लिए जानवर प्रदर्शित करना नहीं है। आज के आधुनिक चिड़ियाघर असल में वैज्ञानिक अनुसंधान और लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन के केंद्र बन चुके हैं। और शायद इसीलिए दस्तावेजों में कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रजनन केंद्रों का उल्लेख है। जैसे मूनता रुक्का में स्थित मगर प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1987 में खुद IUCN द्वारा की गई थी। जी। और सबसे महत्वपूर्ण, यहीं पर भारत का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र बन रहा है, जिसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ बाकायदा एक MOU साइन किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। अब यहाँ मैं एक थोड़ा तीखा सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। मतलब जब हमारे पास हाथियों के लिए 13,000 वर्ग किलोमीटर का इतना बड़ा इलाका है, बाघों के लिए इतने बड़े रिजर्व और कॉरिडोर हैं, तो हमें जानवरों को चिड़ियाघरों के पिंजरों में रखने या मगरमच्छ और गिद्ध के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या जानवरों को पिंजरों में पालना प्रकृति के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो अक्सर पर्यावरणविदों द्वारा भी पूछा जाता है। इसे इस तरह से समझिए, एक्स सीटू संरक्षण या ये कृत्रिम प्रजनन केंद्र दरअसल हमारी इकोलॉजिकल बीमा पॉलिसी की तरह काम करते हैं। एक बीमा पॉलिसी? वो कैसे काम करती है? गिद्धों का ही उदाहरण लेते हैं। कुछ दशक पहले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की आबादी अचानक 99% तक खत्म हो गई थी। 99%? बाप रे। जी। और इसका कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मवेशियों को दी जाने वाली एक दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेहैक थी। जब गिद्ध इन मृत मवेशियों को खाते थे तो उस दवा के जहर से उनकी किडनी फेल हो जाती थी। अच्छा, तो दवा से उनकी जान जा रही थी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर सारे गिद्ध सिर्फ खुले आसमान और जंगलों में ही होते तो वे हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके होते। कोई भी कानून उन्हें उस जहर से नहीं बचा पाता। क्योंकि वो तो उनका खाना ही था। सही कहा। ऐसे समय में ये प्रजनन केंद्र हमारी बीमा पॉलिसी बनते हैं। हम कुछ स्वस्थ गिद्धों को इस सुरक्षित नियंत्रित वातावरण में लाते हैं जहां उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है जिसमें कोई दवा ना हो। वे यहाँ सुरक्षित रूप से प्रजनन करते हैं। और जब बाहर की दुनिया में उस दवा पर प्रतिबंध लग जाता है और पर्यावरण फिर से सुरक्षित हो जाता है, तब इन गिद्धों को वापस प्रकृति में छोड़ दिया जाता है। ये एक्स सीटू संरक्षण विलुप्ति के खिलाफ हमारा आखिरी सुरक्षा चक्र है। ये बीमा पॉलिसी वाला नजरिया वाकई बहुत गहरी समझ देता है। बिना इस कृत्रिम मदद के हम शायद कई प्रजातियों को हमेशा के लिए खो देते। बिल्कुल। इसी के साथ दस्तावेजों में शहरी क्षेत्रों के लिए JHPARKS यानी झार पार्क्स पहल का भी जिक्र है। इसके तहत शहरी पार्कों के प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, जिसमें रांची का सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क और नक्षत्र वन जैसे 10 पार्क शामिल हैं। ये भी उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये पार्क
कंक्रीट के शहरों के बीच ग्रीन लंग्स यानी फेफड़ों का काम करते हैं। जो लोग रांची या धनबाद के घने शहरी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए शुद्ध हवा का ये एकमात्र स्रोत है। और इससे भी बड़ी बात, जब शहर के लोग इन पार्कों में जाकर प्रकृति को करीब से महसूस करते हैं, तभी उनके अंदर उस जंगल और वन्य जीवों को बचाने की भावना पैदा होती है, जो उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि शहरी पार्कों से लेकर घने जंगलों तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर आ गए हैं। वन्य जीवों को बचाने के इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में पिरोने वाले प्रशासनिक और मानवीय पहलू को समझना, क्योंकि अंततः इन जंगलों के आसपास इंसान रहते हैं और इंसान ही इन नीतियों को लागू करते हैं। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि दुनिया का कोई भी संरक्षण मॉडल तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो उस जमीन पर पीढ़ियों से रहने वाले इंसानों को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपना भागीदार न बनाए। और यही सोच झारखंड जैव विविधता बोर्ड के काम में नजर आती है। 20 दिसंबर 2007 को स्थापित इस बोर्ड का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि जानवरों के कानून बनाए जाएं। इसका एक बहुत ही प्रमुख और रोचक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका यानी लाइवलीहुड प्रशिक्षण प्रदान करना है। जी, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2012 में रांची के लालकटंगा में एक जैव विविधता पार्क विकसित किया गया, जहां दुर्लभ औषधियां उगाई जाती हैं। 2003 में राजकीय औषधि पादप बोर्ड भी स्थापित किया गया। यहाँ ये आजीविका या लाइवलीहुड का पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। इसे जमीन के नजरिए से सोचिए। जब सरकार किसी जंगल को टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व घोषित करती है, तो वहां के आसपास रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों के जंगल में प्रवेश करने पर, लकड़ी बीनने या शिकार करने पर कई तरह की सख्त पाबंदियां लग जाती हैं। हाँ, उनका तो जंगल से ही सब कुछ चलता है। बिल्कुल। अचानक से उनका जीवन यापन का जरिया छिन जाता है। अगर आप उन्हें उन संसाधनों के बदले कोई नई आजीविका नहीं देंगे, तो वो भुखमरी का शिकार होंगे और मजबूर होकर अवैध शिकार यानी पोचिंग का हिस्सा बनेंगे। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। जी। जैव विविधता बोर्ड और इको टूरिज्म जैसी पहलें उन्हें ये सिखाती हैं कि कैसे वे जंगल को बिना काटे, बिना जानवरों को मारे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन से पैसे कमा सकते हैं। ये तो पूरे समुदाय को एक टीम में बदलने जैसी बात है। और दस्तावेजों में इस टीम वर्क को और भी मजबूत करने वाले कुछ अन्य संस्थानों का भी जिक्र है। जैसे राजमहल पहाड़ियों के पास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है, और तो और राज्य का पहला प्राणी उद्धार केंद्र यानी एनिमल रेस्क्यू सेंटर रांची के बरवे में स्थापित किया जा रहा है, जो घायल या इंसानी बस्तियों में भटक कर आए जानवरों का इलाज करेगा। जी, ये सभी उदाहरण, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हो, फॉसिल्स पार्क हो या रेस्क्यू सेंटर, ये स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि झारखंड का ये प्रशासनिक मॉडल एक होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। ये अपने राज्य के इतिहास, जो जीवाश्म है, वर्तमान, जो वन्यजीव और जंगल हैं, और भविष्य, जो इको टूरिज्म और आजीविका है, तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि ये पूरा मॉडल सिर्फ जानवरों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। ये इको टूरिज्म, औषधीय पौधों और ग्रामीण आजीविका के माध्यम से इंसानों को भी इसका एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार बनाता है। जी। बिना स्थानीय समुदाय के फायदे और उनके सहयोग के दुनिया की कोई भी संरक्षण नीति कभी भी सफल नहीं हो सकती। यही इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा सार है। वन्यजीव संरक्षण एक ऐसा साझा प्रयास है जिसमें जानवर, जंगल, सरकार और सबसे बढ़कर वहां का स्थानीय इंसान सभी एक ही नाव पर सवार हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि 1932 में पगमार्क से शुरू हुई दुनिया की पहली बाघ गणना से लेकर आज के डार्क नाइट एस्ट्रोफोटोग्राफी हब तक, हाथियों के लिए बनाई गई 13,000 वर्ग किलोमीटर की विशाल मेगा सिटी से लेकर प्रवासी पक्षियों के बुटीक होटल्स तक, और गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने वाली उस बीमा पॉलिसी से लेकर ग्रामीण इंसानों की आजीविका सुरक्षित करने तक, झारखंड का वन्यजीव संरक्षण कोई एक दिशा में चलने वाली सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये एक बहुआयामी और बहुत ही जटिल दृष्टिकोण है जो समय और विज्ञान के साथ लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। और ये देखना बहुत सुखद है कि राज्य अपनी इस अनूठी प्राकृतिक विरासत को वैज्ञानिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन प्रकृति के साथ इंसान के इस रिश्ते में हर समाधान के साथ कुछ नए सवाल भी जन्म लेते हैं। तो वो तो है। चर्चा के बीच में हमने पलामू टाइगर रिजर्व में विकसित हो रहे डार्क नाइट एस्ट्रो टूरिज्म की बात की थी। जी। हमने माना कि डार्क नाइट एक बहुत ही स्वस्थ इकोसिस्टम की निशानी है। लेकिन जाने से पहले हम सुनने वालों के लिए आज एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। जी। जैसे जैसे पलामू में ये एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ेगा और राज्य के अन्य खूबसूरत हिस्सों में इको टूरिज्म का और अधिक विकास होगा, हम उस अदृश्य रेखा को कैसे बनाए रखेंगे? वो महीन रेखा जहां इंसानी उत्सुकता, भले ही वो कितनी भी शांत और सम्मानजनक क्यों न हो, खत्म होती है और वन्य जीवों का वो शांतपूर्ण एकांत शुरू होता है जिसके वे अपने ही घर में असल हकदार हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि प्रकृति को करीब से जानने की हमारी ये चाहत, हमारा ये लगातार देखते रहना ही अंततः उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है, ये जवाब हमें खुद खोजना होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.